ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ लेना। नेशनल आईपीआर पॉलिसी क्या है? नेशनल आईपीआर पॉलिसी 12 मई 2016 को बनाई गई थी, ठीक है। और नेशनल आईपीआर पॉलिसी में क्या था? नेशनल आईपीआर पॉलिसी फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ आईपीआर इन इंडिया के लिए थी, ठीक है, जिससे कि इस्टेब्लिशमेंट हो टेक्नोलॉजी इनोवेशन सपोर्ट सेंटर, टिस्क का, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, टिस्क इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स, ओके। सो इस पॉलिसी की वजह से रिडक्शन हुआ है इन पेंडिंग ऑफ आईपी एप्लीकेशंस। तो जो भी केसेस हाई कोर्ट में हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिविजन्स में पेंडिंग हैं, तो उसमें पेंडेंसी हुई है, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चंस 23-24 में जैसे थ्योरी फॉर्म में भी 10 नंबर में भी पूछे गए थे, ठीक है। तो इनको आप इस तरीके से पढ़ना कि अगर 5-10 नंबर में पूछ भी लिया जाए तो आपके पास कुछ आइडिया हो, ब्लैंक छोड़ के मत आना, कुछ भी लिख के आना, बस लिख के आना रिलेटेड टू आईपी डेवलपमेंट, ये सब कुछ भी लिख देना जिस क्वेश्चन में आपको आइडिया नहीं है और स्कीम से रिलेटेड कोई, क्योंकि कोई भी स्कीम होगी वो इनोवेशन को बढ़ाने के लिए ही होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए ही होगी। तो ये सब आप लिख सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। इसका स्लोगन है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया, ठीक है। तो ये सब कुछ भी पूछा, लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जाम जिसमें कि वर्ल्ड आईपी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप ओवरऑल एक आइडिया लेके जाना कि हाँ स्कीम्स, नेशनल आईपीआर पॉलिसी, ये सब क्या है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही क्विकली बता देता हूँ और मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो 3 मार्क्स में पूछा गया। सो पॉलिसी हैज लेड टू ऑटोमेटिक इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पेटेंट, ठीक है। तो पहले ये पेटेंट वगैरह और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट्स इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट नहीं होते थे। आफ्टर दिस आईपी पॉलिसी 2016 के बाद से ये सब होने लगा है, ठीक है। और इसके जो कंटेंट्स हैं वो एनसीईआरटी के करिकुलम में भी इंक्लूड किए गए हैं इन द कॉमर्स स्ट्रीम, ओके। 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल आईपीआर पॉलिसी के। आईपीआर अवेयरनेस होनी चाहिए, जनरेशन ऑफ आईपीआर, ठीक है, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स, कॉमर्शियलाइजेशन होना चाहिए, इन्फोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन होना चाहिए और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, डोंट ट्राई टू रिमेंबर एंड एवरीथिंग। हाँ, डीपीआईआईटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड आईपी डे देखो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये ट्रेडमार्क एजेंट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, पेटेंट एजेंट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये वो चीजें हैं जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन बाहर से आते हैं, उनकी तैयारी है ये आपकी, ठीक है। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू पेटेंट एंड डिजाइन, तो ये है आईपी मंथन, ठीक है। इट इज इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबका वही मकसद वही है सारी स्कीम्स का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको डीपीआईआईटी बोलते हैं, इसके अंडर में आता है। ये चीजें आपको पता रखनी है कौन सी चीज किसके अंडर में आती है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और दिस इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर पॉलिसी मेकर्स, आईपी प्रोफेशनल, इंडस्ट्री लीडर्स एंड स्टेक होल्डर्स टुगेदर। अब ये आईपी मंथन क्या है? जैसा नाम वैसा काम, इट्स लाइक का बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, आईपी पॉलिसी बनाने वाले, पेटेंट एजेंट, आईपी प्रोफेशनल, अटर्नीज, वो साथ में बैठते हैं और वो एक डिस्कशन करते हैं, लाइक डिबेट टाइप बोल सकते हो। मंथन है ना नाम, तो मंथन करने बैठते हैं टाइप ऑफ, ठीक है। सो इसका आईपी मंथन का ये है मोटिव, डिस्कशन ऑन द फ्यूचर ऑफ आईपी इन इंडिया, ओके। और काफ़ी कुछ है, कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं आईपीआर से रिलेटेड उनको एड्रेस करते हैं। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टेक होल्डर्स आके बात कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एक यूनिफाइड अप्रोच बन सके। अब जैसे कि जो नए ड्राफ्ट रूल्स आते हैं, जो भी नई चीज़ें आती हैं, वो सब इन्हीं चीज़ों का रिजल्ट होता है कि हाँ भाई इंडिया में आईपी को ऐसे स्ट्रेंथन करना है, ओके। देन जन विश्वास एक्ट, इस पे 2024 के पेपर में, आई गेस यस, 2024 के पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था थ्योरी में कि जन विश्वास एक्ट क्या है, क्योंकि ये उस 2023 में आया था, तो 24 के पेपर में उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया। 25 के पेपर में जो 24 में अमेंडमेंट हुए थे, वो 5 नंबर का पहला क्वेश्चन वही था कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या हैं। तो लेटेस्ट जो भी होता है वो जरूर पूछते हैं ये, ठीक है। तो जन विश्वास एक्ट दोबारा से भी पूछा जा सकता है, पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। जन विश्वास एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसने बहुत सारे जो माइनर ऑफेंसेस थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, जैसे जिसमें इम्प्रिजनमेंट की सजा थी, ये सारी सजाएं थी, उनको बहुत सबको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है और रिप्लेस कर दिया है पेनल्टीज से और फाइन से, ठीक है, टू स्ट्रीमलाइन लीगल प्रोसेसेस, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया, तो मे भी अगले साल 5 मार्क में फिर से पूछ लें, ठीक है, कुछ दूसरी तरीके से फ्रेम करके। टू रिड्यूस द बर्डन ऑन बिजनेस, टू ईज द जुडिशियल वर्कलोड, ठीक है, ये सब पढ़ लेना एक बार। और
हाउ इट वर्क्स, द एक्ट डीक्रिमिनलाइजेज माइनर ऑफेंसेस अंडर 42 सेंट्रल एक्ट्स। अब ये जो जन विश्वास एक्ट है ये सिर्फ पेटेंट के अंदर नहीं है, ये ट्रेडमार्क में भी है और भी बहुत सारे एक्ट्स के अंदर है, ठीक है, कॉपीराइट में, बहुत सारे एक्ट्स में इसने जो ये बहुत सारे जो ऑफेंसेस थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, क्रिमिनल पेनल्टीज को हटा दिया है, ठीक है, और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं फॉर सीरियस ऑफेंसेस। बट हाँ, जैसे कि 2 केसेस में अभी भी इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, तो ये आप देख लेना। फिर अटल इनोवेशन मिशन, इस पे इस बार क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अटल इनोवेशन मिशन AIM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम है जो कि इनकरेज करता है, सब कुछ सब वही कर रहे हैं, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड बाय, ये जरूर याद रखना किसने लॉन्च किया है, इट वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, इन 2016, ठीक है। प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स, तो इसमें अटल टिंकरिंग लैब्स होते हैं और अटल इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस हैं इसमें, ठीक है। तो अटल टिंकरिंग लैब्स क्या हैं, यंग चिल्ड्रंस को टूल्स और इक्विपमेंट दिए गए हैं टू लर्न स्टेम कॉन्सेप्ट्स। स्टेम कॉन्सेप्ट्स मींस एनीवन, कोई तो बताओ, इतने सारे स्टेम कंटेंट एनालिस्ट बैठे हैं यहाँ पे ठीक है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। हाँ, ठीक है, टू लर्न स्टेम कॉन्सेप्ट्स। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या है, टू नर्चर इनोवेटिव स्टार्टअप बिजनेस, तो ये स्टार्टअप्स के लिए थे, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू देम, आप कर पाओगे। किरण स्कीम क्या है, इट स्टैंड फॉर नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ठीक है। तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। वेरी एक्टिव प्रोग्राम मेंट फॉर वुमेन के लिए है, ठीक है। ये एक फुल फॉर्म है, इसको याद रखना, टीफेक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। वाइज वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये जो है किरण स्कीम है, प्रोग्राम मेंट फॉर वुमेन हु हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर प्रोफेशनल लाइफ, तो उनको अपनी फैमिली और चिल्ड्रन की वजह से अपने प्रोफेशनल करियर से ब्रेक लेना पड़ता है, जिन वुमेन को, उनके लिए है किरण स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम किसको सपोर्ट करती है, उन वुमेन को सपोर्ट करती है हु आर एज बिटवीन 27 to 57, ये नंबर एग्जाम में पूछा जा सकता है इन पेपर 1, इन रीज्वाइनिंग द वर्कफोर्स, ठीक है, वो रीज्वाइन कर सकती हैं। दीज वुमेन्स आर फेमसली नोन एज, इन वुमेन्स को टीफेक वुमेन साइंटिस्ट बोला जाता है, ठीक है। और दिस स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय टीफा एंड ट्रेन्स वुमेन इन, वुमेन को जो IPR में है उनको ट्रेन करती है, और ये टीफा वाइज, वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, वाइज का मतलब ये है इंटर्नशिप मिलती है। टीफेक वुमेन साइंटिस्ट अंडरगो रिगरस 1 मंथ ट्रेनिंग होती है उनकी, फॉलोड बाय 11 मंथ ऑफ इंटेंसिव ऑन ग्राउंड IP इंटर्नशिप, ठीक है। तो जिससे वो दोबारा से वर्कफोर्स ज्वाइन कर सकती हैं, इन वुमेन्स को टीफेक साइंटिस्ट बोला जाता है, ठीक है। फिर नीपम, जिसपे कि इस बार क्वेश्चन आया था, नीपम क्या है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च हुई है 2021 के अंदर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आती है, जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये सब नाम अच्छे से देख के जाना, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इट एम्स टू इम्पार्ट IP अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग रीचिंग ओवर 2 मिलियन बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो ये नीपम किसके लिए, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, पढ़ने में सब ऐसा नहीं लगे सब एक जैसे, किरण स्कीम है वुमेन्स के लिए है, नीपम किसके लिए, नीपम है टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, टू इंस्पायर देम टू इनोवेट एंड प्रोटेक्ट देयर क्रिएशन। जैसे जब हम स्कूल्स में थे, 12th में थे, 10th में थे, तो हमें नहीं पता था कि इन्वेंशन क्या है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो ये अवेयरनेस मिशन है फॉर स्टूडेंट्स, जिससे कि वो इनोवेशन करें, और अगर उन्होंने कुछ इनोवेशन किया है तो उनको पता रहे कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ट्रेडमार्क में करना है, डिजाइन में करना है, पेटेंट में करना है, टू मेक देम अवेयर, ओके। ये इसका फुल फॉर्म देख लेना, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर IP ट्रेनिंग में आता है ये, ठीक है। देन दिस स्कीम कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस, जिसको कपिला बोलते हैं। इट एम्स टू प्रमोट, सबका मकसद वही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रमोट करना, बस सबका काम अलग अलग है, ठीक है। इट प्रमोट्स इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो जैसे कपिला का काम है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नीपम का काम था टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इट एम्स टू इनकरेज पेटेंट एप्लीकेशन अमंग इंडियन सिटीजन्स। देन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव RBSM, ठीक है, दिस इज अ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल होता है ये, जैसे कि लाइक फेयर टाइप में, ठीक है। एंड एम्स टू रेज, जिसमें कि अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट्स, कैसे करवाना है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग लेक्चर्स ऑन पेटेंट प्रोसिक्यूशन, सर्च एंड एंश्योरिंग पेटेंटेबिलिटी, ठीक है। तो अब इन चीज़ों से आप वाकिफ हैं। सीपम, इस पे भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो सीपम क्या है, सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि किसके अंदर आती है,
ये DIPP के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। कौन किसके अंदर आ रहा है ये जरूर देखना। इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इंश्योरिंग फोकस्ड एक्शन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू IPRs एंड एड्रेसेस द 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल IPR पॉलिसी, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। ये IP प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है, जैसे आप ऑनलाइन मिल जाती हैं, ऑनलाइन आप बहुत से फॉर्म्स भर सकते हैं, जिससे कि ये सब कुछ सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, DPIIT इट स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट, और ये सब काम करता है IPR को इन्फोर्स करना। फिर है SIPP, जिसका नाम है स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबका अलग अलग काम है, कपिला का अलग है, किरण का अलग है, नीपम का अलग है, सीपम का अलग है। ओके, सो SIPP स्कीम क्या कर रही है? स्टार्टअप्स के लिए है, जो स्टार्टअप पेटेंट फाइल करना चाह रहे हैं। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016 टू एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, सो ये भी 2016 में आई है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं। सेवरल इंडिविजुअल्स नोन एज फैसिलिटेटर्स, कुछ लोगों को फैसिलिटेटर्स बोला जाता है, जो कि रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट्स होते हैं। आप भी ये SIPP फैसिलिटेटर बन सकते हो, बहुत से लोग लिंक्डइन पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, या फिर उनको IP मित्रा भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट्स होते हैं, या फिर एडवोकेट्स होते हैं, या फिर पेटेंट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आर सर्व्ड एज IP मित्रा। ठीक है, उनको IP मित्रा या मित्र वॉट एवर इट इज, मैं आई गेस सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, IP मित्र बोल लो। तो IP मित्र जो कि स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसको कि CGPDTM यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स ने अपॉइंट कर रखा है। तो IP मित्र या फिर फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं? स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं इन फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन इन अप्रोप्रिएट IP ऑफिसेज, जिनको आइडिया नहीं है कि कैसे पेटेंट फाइल करना है। ठीक है, और फिर जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क हैं, वो इन प्रोफेशनल चार्जेस को रीइंबर्स भी करते हैं। ठीक है, and then this is I guess last one, SIPEIT, support for international patent protection in electronics and information technology। ठीक है, सो इसकी ये फुल फॉर्म है। ये जो स्कीम है ये MSMEs और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप यूनिट्स के लिए है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप यूनिट्स के लिए है। फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन, अब सबका मकसद याद रखो, ये इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए है। बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, क्योंकि इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इज वेरी कॉस्टली, सो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू एनकरेज इनोवेशन एंड टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल IP। ठीक है, द एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर MSME डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टअप हो तो आप इसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए MSMEs में। ठीक है, अब इसका ये टेक्निकलिटी देख लो। दिस स्कीम प्रोवाइड्स रीइंबर्समेंट ऑफ ₹15 लाख पर इनोवेशन और 50% of the total expenses incurred in filing and processing of patent, whichever is less। तो आपको 15 लाख या फिर 50% जो भी कम हो वो मिल जाएगा फॉर इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग। ठीक है, बट आप MSME के अंदर आने चाहिए, और एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर अप टू 5 एप्लीकेशन पर ईयर। ठीक है, सो दिस कैन बी आस्क्ड SIPEIT क्या है। देन इससे भी इस बार क्वेश्चन आया था, दैट इज व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी। वाइपो टिस्क, ये मैं एंड टाइम पे पढ़ के गया था। सो दिस इज ये वाइपो का इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर, टिस्क बोलते हैं। दिस प्रोग्राम फैसिलिटेट्स इनोवेटर्स इन डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, डेवलपिंग नेशंस के अंदर, नॉट इन डेवलप्ड नेशन, remember the word developing nations, to provide them with right kind of technical information to successfully create, protect and monetize IP। ठीक है, तो वही IP अवेयरनेस, IP क्रिएशन, IP प्रोटेक्शन, IP मोनेटाइजेशन वही है। किसके अंडर आता है ये याद रखना है। अगेन, CPAM इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग टिस्क प्रोग्राम इन इंडिया। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हो, बट दिस मच इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये हो गया वाइपो, टिस्क हो गया। अभी हाँ, ये दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट, इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, मुझे लगता है पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट? ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट इज अ पेटेंट दैट इज एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड सच एज 4G 5G वाईफाई। ठीक है, तो जैसे इसको आप ऐसे समझ लो कि एवरी मोबाइल फोन इज यूजिंग व्हाट, अ ब्लूटूथ मॉड्यूल, और नाउ यू कैन से 5G मॉड्यूल और GPS मॉड्यूल, सब सारे फोन्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंडर आते हैं? ये स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं। 4G का अपना स्टैंडर्ड है, 5G का अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है, ब्लूटूथ का अपना स्टैंडर्ड है, तो ये उन स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं। और अगर ये जो भी पेटेंट्स हैं, अगर जैसे ब्लूटूथ का पेटेंट है तो ब्लूटूथ सबको चाहिए,
ठीक है, ब्लूटूथ ऐसा नहीं है कि लाइक एप्पल को ही चाहिए, सैमसंग को ही चाहिए, लैपटॉप बनाने वाले को भी चाहिए, टैबलेट बनाने वाले को भी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी कंपनी स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट सबको चाहिए। 5G के पेटेंट्स हैं जो कि जनरली क्वालकॉम जैसी कंपनियों के पास हैं, एरिक्सन जैसी कंपनियों के पास हैं, तो वो सबको चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट जो होते हैं वो यूज करने होते हैं बेस्ड ऑन फेयर टर्म्स। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चार्ज कर लोगे। तो जिसके पास भी स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स हैं फॉर ब्लूटूथ, वाईफाई, 4G, 5G, ठीक है, तो अब इसका नाम स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट क्यों पड़ा? बिकॉज दिस पेटेंट इज एसेंशियल। अगर कोई भी टेक्निकल ऑल्टरनेटिव नहीं है इनका, तो आप इस पेटेंटेड इन्वेंशन के बगैर अपना फोन नहीं बना सकते। दैट इज वाई दे आर एसेंशियल। ओके, मेरे से एग्जाम वाइवा में पहला क्वेश्चन यही पूछा था, इन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कौन करता है? तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जिनको एसएसओ बोलते हैं। जैसे कि 4G 5G के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि आईएसओ करके स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो जैसे IEEE करके स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने देखे होंगे पेटेंट्स वगैरह में। तो इन स्टैंडर्ड्स के थ्रू ये लाइक ब्लूटूथ 4G 5G के पेटेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना होता है, अगर कोई भी पेटेंट होल्डर डिक्लेयर कर दे, जैसे किसी के पास ब्लूटूथ का पेटेंट है और उसने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई ये एक स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट है, तो उसको लाइसेंस करना होता है। क्यों? क्योंकि वो सबको चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो ना सबसे 10-10 लाख रुपए लूंगा या मैं सबसे 50% रॉयल्टी लूंगा, नहीं। ठीक है, तो उनको आपको लाइसेंस करना होता है ऑन फ्रेंड टर्म्स। ठीक है, FRAND, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, जिससे कि जो पेटेंट होल्डर्स हैं जिनके पास SEP टेक्नोलॉजी है, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट की टेक्नोलॉजी है, वो उसको लेके मोनोपोली क्रिएट ना कर लें। ठीक है, फ्रेंड की जरूरत इसीलिए है जिससे कि वो पूरी इंडस्ट्री को ब्लॉक ना कर दें। अगर उन्होंने चार्जेस इतने हाई रख दिए तो फिर तो छोटी कंपनीज ले ही नहीं पाएंगी ब्लूटूथ मॉड्यूल और वो अपना फोन ही नहीं बना पाएंगी, जिससे इनोवेशन ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, एक्सेसिव रॉयल्टी की डिमांड नहीं कर सकते आप, और एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर भी इससे रुकता है। ठीक है, तो फेयर, रीजनेबल एंड नॉन, किसी के साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, प्राइस को फेयर रखना है और रीजनेबल भी रखना है। ठीक है, इस पे बहुत सारे केस लॉज हैं कि जनरली कंपनीज फ्रेंड टर्म्स पे नहीं दे रही हैं, तो उन्होंने यूज करना ऐसे फ्री फंड में स्टार्ट कर दिया, फिर उस पे SEP वालों ने इन्फ्रिंजमेंट का केस लगा दिया। तो इस टाइप के बहुत सारे केस लॉज हैं। जनरली आपको बस स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। सो दिस SEP आई बिलीव कैन बी आस्क्ड इन पेपर 1 और पेपर 2 ऑल्सो। ठीक है, सो यू शुड नो दिस। जैसे एग्जाम्पल 5G patents, Qualcomm holds multiple SEPs related to 5G, meaning any company making a 5G smartphone must license Qualcomm's technology. ठीक है, ओके, और दिस इज द लास्ट पेज। यस, ये एक मैंने देखा था IP इंडिया की वेबसाइट पे, जो कि उन्होंने अभी ये नया स्टार्ट किया है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ओपन हाउस हेल्प डेस्क पोर्टल, आप IP इंडिया पे जाओगे ना तो उस पर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने डेवलप किया है फॉर एनहेंसिंग द सर्विसेज ऑफ IPOs एंड फॉर इम्प्रूविंग स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ये एक सिंगल विंडो है फॉर कम्युनिकेशन, जिससे कि आप बात कर सकते हो, इफेक्टिव सोल्यूशन मिलेंगे आपको क्वेरीज के, ग्रीवियंसेस के। ठीक है, और पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स, GI, कॉपीराइट सब में यूज होता है, SICLD में भी यूज होता है। ओके, सो इसके की फीचर्स क्या हैं? यूजर फ्रेंडली रजिस्ट्रेशन है, टाइमली नोटिफिकेशन है। मतलब अगर इंडियन पेटेंट ऑफिस से आपको कोई सर्विसेज चाहिए, कोई शिकायत है, कोई क्वेरी है, तो ओपन हाउस हेल्प डेस्क पोर्टल उन्होंने ओपन किया हुआ है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ जो पेपर में पूछा गया था इस बार के 3 मार्क क्वेश्चन, सीपम, नीपम, टिस्क, IP सारथी और कपिला, जिसमें मैंने शायद IP सारथी नहीं पढ़ा था। तो अगर आपने 1-2 चीजें नहीं भी पढ़ी और इतना कुछ पढ़ा है तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। Now tell me the answer for this. A. Let others also answer. हाँ ए, ब्रावो भाई। So answer for this is A. अब मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि आपको सीपम के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, नीपम के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। आपको टिस्क के बारे में पता है? तो देखो 3 से रिलेटेड बस एक ही ऑप्शन है, 3A। और टिस्क किसका इनिशिएटिव है? वाइपो का सपोर्ट प्रोग्राम है,
in developing countries. Same words I have written in my notes.